मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है लोक नीति निर्माण। लोक नीति निर्माण में जिन संगठनों के द्वारा या जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से नीतियों का निर्माण किया जाता है, उन संगठनों को, उन प्रक्रियाओं को आज हम इस व्याख्यान में उनका अध्ययन करेंगे। नीति निर्माण एक, जैसा कि इससे पूर्व के व्याख्यान में भी मैंने बताया था कि जो नीति निर्माण है यह एक जटिल प्रक्रिया है और एक गतिशीलता लिए हुए प्रक्रिया होती है, अर्थात जिसमें निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। और जो जटिलता है कि इसमें जो विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी अंगों की भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से जो नीति निर्माण है वो एक जटिल प्रक्रिया के साथ साथ इसमें लक्ष्य निर्धारित होते हैं, जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही नीतियों का निर्माण किया जाता है। तो नीति निर्माण प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में की जाती हैं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हो, सभी में नीतियों का निर्माण कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए, कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, जनता के कल्याण हेतु इन सार्वजनिक नीतियों का निर्माण किया जाता है। ये जो नीति निर्माण है, यह नीति निर्माण में भी बहुत सारे अंगों की, बहुत सारे संगठनों की भूमिका होती है। यद्यपि अगर हम इसे प्रत्यक्ष रूप से देखें तो यह कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है या इसमें व्यवस्थापिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और दूसरे शब्दों में व्यवस्थापिका नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। परंतु नीति निर्माण एक ऐसा कार्य है, एक ऐसे हम कहें कि भूमिका का निर्वाह किया जाता है इसके माध्यम से, जहां पर सरकार के विभिन्न अंगों की भूमिका भी इसमें होती है, और इसके साथ साथ जो गैर सरकारी संगठन होते हैं उनकी भूमिका भी इसके अंदर पाई जाती है। अगर सरकारी संगठनों की हम बात करें तो जो सरकार के अंग हैं उन तीनों अंगों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होती है। अगर इसको हम पहले बात करेंगे, जो राजनीतिक कार्यपालिका है, सरकार का दूसरा अंग जो स्थायी कार्यपालिका होती है या जिसे हम प्रशासनिक मशीनरी कहते हैं, उसकी भूमिका, व्यवस्थापिका की भूमिका और न्यायपालिका की भूमिका भी किस प्रकार की नीति निर्माण में पाई जाती है। और इसी के साथ अगर हम जो गैर सरकारी संगठन हैं या जो गैर सरकारी संरचनाएं हैं उनके द्वारा जो इस नीति निर्माण में भूमिका का निर्वाह किया जाता है, जिनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका होती है, उसमें जैसे दबाव और हित समूह होते हैं, जो राजनीतिक दल है उनकी भूमिका होती है, जो समय समय पर आंदोलन होते हैं उनकी भूमिका पाई जाती है, लोकमत है उनकी भूमिका है। इसी के साथ साथ जो अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं उनकी भूमिका भी इसके नीति निर्माण में पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सरकारी संगठन है वो किस तरीके से नीति निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। क्योंकि हर राजनीतिक व्यवस्था में कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की राजनीतिक या सरकारी संरचनाएं पाई जाती हैं, तो ये संरचनाएं किस प्रकार से नीति निर्माण में अपना योगदान देती हैं, अपनी भूमिका का निर्वाह करती हैं। क्योंकि जो अंग हैं सरकार के, उन वह अपने अपने क्षेत्रों में भी वह अपनी भूमिका के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो उसके साथ साथ किस प्रकार से नीति निर्माण में उनके द्वारा योगदान किया जाता है उसका विश्लेषण अब हम इस व्याख्यान में करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका। कार्यपालिका का जो प्रमुख उत्तरदायित्व होता है वह है जो व्यवस्थापिका के द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है उन्हें लागू करना।
ये जो कार्यपालिका है, विशेषकर जो संसदात्मक शासन व्यवस्थाएं हैं, उनमें एक राजनीतिक कार्यपालिका के नाम से जानी जाती है और दूसरी जो है वह स्थायी कार्यपालिका के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इसी के साथ साथ मंत्रिमंडल के सदस्य, जो प्रधानमंत्री का सचिवालय है, कैबिनेट की समितियां हैं, इसी के साथ जो मंत्रालय होते हैं केंद्रीय स्तर पर, उनकी भूमिका इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो जाती है। यह राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी भिन्न भिन्न प्रकार से काम करती है, क्योंकि जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाएं हैं वहां पर राष्ट्रपति और उनके जो मंत्रिमंडल है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो राष्ट्रपति की भूमिका है, राष्ट्रपति का जो स्थान है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वो महत्वपूर्ण होता है। तो उसके अंतर्गत जो कार्यपालिका होती है उसकी भूमिका उसमें महत्वपूर्ण होती है। वहीं जब हम संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो वहां पर प्रधानमंत्री और जो उसका मंत्रिमंडल है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से दोनों ही व्यवस्थाओं में जो कैबिनेट समितियां समय समय पर बनाई जाती हैं, ये वो समितियां होती हैं जो विशेष क्षेत्रों में विशेष मुद्दों को लेकर, विशेष विषयों को लेकर उन समितियों का गठन किया जाता है, जिससे कि ये समितियों के माध्यम से उन विषयों पर गहन विचार विमर्श संभव हो सके। तो इस प्रकार से जो ये व्यवस्था है, राजनीतिक कार्यपालिका है, उसके द्वारा ही नीतियों से संबंधित जो प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं वो इन्हीं के द्वारा तैयार किए जाते हैं। उसके पश्चात उन्हें व्यवस्थापिका में विचार विमर्श के लिए रखा जाता है। तो किस प्रकार का मसौदा तैयार किया जाएगा, किस प्रकार का प्रस्ताव तैयार होगा, उसमें जो उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका समावेश करते हुए, उनका विश्लेषण करते हुए किस प्रकार के बेहतर उपायों का चयन किया जाता है, उसका आरंभ भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो जो राजनीतिक कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका की जो भूमिका है वो इन संदर्भों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ साथ जो प्रशासनिक तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो स्थायी कार्यपालिका के नाम से भी जाना जाता है। यह वो प्रशासनिक तंत्र होता है जो नीतियों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। सरकार के द्वारा जिन नीतियों का निर्माण किया जाता है उन नीतियों को इस प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा ही लागू किया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक तंत्र है, उसमें उन लोगों का चयन होता है जो अपने गुण के आधार पर, योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर, दक्षता के आधार पर वो उस सेवा में आते हैं। एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनका चयन होता है और उसके पश्चात विशेष प्रकार के प्रशिक्षण के उपरांत ही उनको विभाग में नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से जो ये प्रशासनिक तंत्र होता है यह अपने कार्यों में दक्ष है, वह कुशल है और उसी विभाग में लंबे समय तक कार्य करने के परिणाम स्वरूप उन विषयों पर भी उसकी अच्छी पकड़ पाई जाती है। तो जब इन सारे विषयों पर, आंकड़ों पर, अपने अनुभव के आधार पर जो प्रशासनिक तंत्र के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यही वह प्रशासनिक मशीनरी है जो कि कार्यपालिका को, जो यह सरकार के समक्ष जो प्रस्ताव तैयार करके देती है उसमें उससे संबंधित जो आंकड़े होते हैं उनका विश्लेषण करते हुए, उनको बेहतर तरीके से उसमें समाविष्ट करते हुए उनके माध्यम से प्रस्ताव तैयार करती है। इसी के साथ साथ जो सूचना देने का काम है वो सूचना देने का काम या परामर्श देने का काम भी इस प्रशासनिक तंत्र के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि किस प्रकार से नीतियों का आरंभ करना है, किस प्रकार से उनका प्रपोजल तैयार करना है, मुद्दों की कैसे पहचान करनी है, क्योंकि यही प्रशासनिक तंत्र है जो जनता के मध्य में जाकर नीतियों का क्रियान्वयन करता है। तो इस प्रशासनिक तंत्र को यह
बेहतर जानकारी होती है कि किन किन मुद्दों पर नीतियां बनाए जाने की आवश्यकता है, या जनता के कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जनता की क्या इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, मांगे हैं, आवश्यकताएं हैं, जिनको कि वह सरकार से पूर्ण कराने की अपेक्षा रखती है। तो इसमें जो प्रशासनिक तंत्र है वह उनसे संबंधित सभी मुद्दों को लेकर, सभी विषयों को लेकर सरकार तक पहुंचाने के लिए उस तरीके के प्रपोजल्स तैयार करता है जिसमें उन सभी का समावेश हो जाता है। तो इस प्रकार से जो यह प्रशासनिक तंत्र है, इस प्रशासनिक तंत्र की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ साथ विषयों का विश्लेषण करना, जो नीतिगत प्रस्ताव होते हैं, ये जो पहल की जाती हैं, उनका विश्लेषण करते हुए उन्हें उनके माध्यम से प्रस्ताव तैयार करके उनको उन प्रस्तावों को कार्यपालिका को तैयार करके दिया जाता है। तो इनका जो विषय होता है, इनकी जो भूमिका होती है, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर प्रशासन तंत्र की भूमिका की बात हम पिछले लगभग कुछ दशकों में करें तो यह और भी मुखर होकर सामने आ रही है, जिसका परिणाम है कि सरकार के द्वारा जो समय समय पर विकासात्मक नीतियों का निर्माण किया जाता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कल्याण हेतु जिन नीतियों को बनाया जाता है, उन नीतियों के निर्माण का क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व भी इसी प्रशासनिक तंत्र के ऊपर होता है। तो ये जो प्रशासनिक तंत्र है, यह अपने कार्य क्षेत्र में पारंगत होने के साथ साथ ये दक्ष होते हैं, कुशल होते हैं। तो ये उन मुद्दों को जानने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए और उनके आधार पर अपनी राय देने के लिए ये अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रशासन तंत्र की भूमिका वर्तमान संदर्भों में बढ़ती जा रही है, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्रशासन के कार्यों में जैसे जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत हो रही हैं, तो उनमें जनता की सहभागिता भी बढ़ रही है। और जब जनता की सहभागिता बढ़ी है तो निश्चित रूप से प्रशासन और जनता जब एक दूसरे के पास आए हैं तो प्रशासन बेहतर तरीके से उन जनता की जो मांगे हैं उनको जानने के लिए उसे अवसर मिलता है, और उनको अवसर मिलने के पश्चात वह उनका भले प्रकार से मूल्यांकन करते, विश्लेषण करते हुए सरकार को सही रूप से परामर्श प्रदान करता है कि जनता के लिए किस प्रकार की नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो इनपुट के रूप में हम कहें जो जनता की मांगे पहुंचती हैं या इनपुट राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचता है, तो उसमें प्रशासनिक तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये जो भूमिका है, इसे नीति निर्माण में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। न्यायपालिका की भूमिका की यदि हम बात करें तो न्यायपालिका की जो भूमिका है वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यद्यपि न्यायपालिका का जो प्रमुख उत्तरदायित्व है, प्रमुख भूमिका है, वह है लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना, लोगों को न्याय प्रदान करना, परंतु नीति निर्माण में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो संविधान है वह न्यायपालिका उसका संरक्षक होती है, और जब न्यायपालिका उसका संरक्षक होती है तो उन नीतियों का जो सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, समय समय पर उनका मूल्यांकन करना कि वो नीतियां संविधान के जो प्रावधान है उनके साथ मेल खाती हो, उनके से उनका टकराव न हो, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए भी उन नीतियों का समय समय पर न्यायपालिका के द्वारा उन संविधान की तारतम्यता के अनुसार उनका मूल्यांकन किया जाता है। इसी प्रकार से नागरिकों के मौलिक अधिकारों में और सरकार की नीतियों में भी किसी प्रकार का टकराव न हो, यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना, उन्हें संवर्धित करना जहां सरकारों का उत्तरदायित्व होता है, वहां पर न्यायपालिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इन परिस्थितियों में, इन संदर्भों में जो न्यायपालिका है उसकी जो भूमिका है कि वह किस प्रकार से लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए जो संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वो व्यवस्थाएं भली प्रकार से कार्य करती रहें, उनमें किसी प्रकार के टकराव की स्थिति ना हो, उसमें कहीं कोई ऐसी स्थिति ना आए जहां पर जो सरकार के द्वारा वर्तमान में नीतियां बनाई जाएं वे संविधान के ढांचे के अनुरूप ना हो। तो इन सब के परिप्रेक्ष्य में न्यायपालिका के द्वारा अपनी भूमिका का निर्वाह किया जाता है। विशेष मुद्दों पर
या हम कहें कुछ जब इस तरीके की चुनौतियां आती हैं तो उन चुनौतियों में सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए भी न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अर्थात उन मुद्दों पर जहां पर कि सरकार के द्वारा प्रायोरिटी देकर उनको देखा जाए तो वहां पर कभी कभी न्यायपालिका को अपनी सक्रियता दिखाते हुए, जिसे हम न्यायपालिका की सक्रियता के नाम से जानते हैं, उसको दिखलाते हुए न्यायपालिका सरकार को दिशा निर्देश देती है कि इनमें सरकार को अपनी पहल करके यहाँ पर निर्णय लेने की आवश्यकता है या यहाँ पर लंबे समय के लिए उन परिप्रेक्ष्य को ध्यान दृष्टिगत रखते हुए नीति निर्माण की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से नीति निर्माण की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की सरकार का स्वरूप हो, उसमें जो भूमिका होती है वह है व्यवस्थापिका की भूमिका। व्यवस्थापिका यह जनता के द्वारा चुनी हुई या जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से बनने वाला एक ऐसा सरकार का अंग है जो नीति निर्माण के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होता है। अर्थात जो राजनीतिक कार्यपालिका है, प्रशासन तंत्र के द्वारा जिन प्रस्तावों का पहल की जाती है, जिन मुद्दों को लेकर आया जाता है, जिन जनता की मांगों को लेकर आया जाता है, उन सभी पर जो नीति निर्माण का कार्य है वह इस व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात जिन प्रस्तावों का आरंभ वहां पर हो जाता है, आंकड़ों का विश्लेषण यहाँ पर हो जाता है, वहां पर व्यवस्थापिका में जो सत्तारूढ़ दल है, उस जिसकी सरकार है, उसकी भूमिका तो महत्वपूर्ण होती ही होती है क्योंकि उसी के द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है। परंतु ये व्यवस्थापिका में जो गैर सत्तारूढ़ दल होते हैं उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो सरकार के द्वारा प्रस्ताव लाए जाते हैं उनके पक्ष और विपक्ष, उनका सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्षों को इन गैर सत्तारूढ़ दलों के द्वारा ही जनता के समक्ष रखा जाता है। अर्थात अगर हम कहें कि नीति की जो भी प्रपोजल है उसके दोनों पक्षों को सरकार जनता के समक्ष रखने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए, उनके विशेषज्ञों की राय जानने के लिए जो इन दोनों ही तरीके के राजनीतिक दलों की भूमिका होती है वो वह महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए जो नीति निर्माण का जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वह व्यवस्थापिका में ही अपनाई जाती है, जहां पर कि सरकारी और गैर सरकारी दलों के सदस्य, निर्दलीय लोग, जो भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो नीतिगत प्रस्तावों पर विचार विमर्श करते हुए उनका नीतियों का निर्माण ऊपर किया जाता है। और ये भी देखने में आता है क्योंकि जो संसदों का कार्यकाल है विभिन्न देशों में वो निर्धारित समय के लिए होता है, तो उन निर्धारित समय के अंतर्गत यदि जो प्रस्ताव रखे जाते हैं, जो विधेयक रखे जाते हैं, अगर उनकी संख्या अधिक होती है तो उनकी संख्याओं को देखते हुए और विषय की गंभीरता को देखते हुए सरकार के द्वारा समय समय पर इस तरीके की समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें संसद के सदस्य होते हैं। ये वो सदस्य होते हैं जो उस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल रखते हैं। इसमें जो समितियों का गठन है वो उस गठन का जो एक स्ट्रक्चर है, जो एक ढांचा है, वो इस प्रकार का होता है कि जहां पर सरकारी दल के सदस्य भी होते हैं और गैर सरकारी दल के सदस्य भी होते हैं, विरोधी दल के सदस्य भी होते हैं। तो इस प्रकार से जो ये गठन किया जाता है उसकी जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण हो जाती है कि उन समितियों के माध्यम से विषय की गंभीरता को देखते हुए उन पर विचार विमर्श करके विशेषज्ञों के द्वारा उन पर प्रस्ताव का विश्लेषण करते हुए अपनी जो सिफारिशें हैं वो सदन के सम्मुख रखी जाती हैं, क्योंकि जो संसद का कार्यकाल है वो सीमाओं में बंधा हुआ है। तो उसकी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को दृष्टिगत रखते हुए ही इस तरीके की समितियों के गठन किया जाता है और उस प्रक्रिया के तहत उनसे सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। तो जो विधायिका की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और विधायिका में
जो नीतियों का निर्माण होता है वो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होता है कि अगर प्रस्ताव रखा जाना है तो उसके लिए प्रक्रिया है, किस प्रकार से उस पर बहस होगी, विचार विमर्श होगा, उसके लिए किस प्रकार से वोटिंग होगी, उसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया होती है और उसके बाद वो किस राष्ट्रपति के पास जब वह जाता है स्वीकृति के लिए तो उसमें किस तरीके की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो यह नीति निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो नीतियों का निर्माण है वो एक सरकार के आगे कार्य करने की दिशा को निर्धारित कर देता है कि भविष्य में किन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है, किस प्रकार से सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। तो इसके ऊपर सरकार की सफलता कभी निर्भर करती है, सरकार के लक्ष्य उससे निर्दिष्ट होते हैं, किस प्रकार से कार्य करना है। तो इस प्रकार से जो विधायिका की भूमिका है वो इन संदर्भों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है विधायिका के साथ में कि जो विधायिका है वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि उसमें जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो चुनकर उसमें आते हैं, तो वो जनता को जवाबदेह होते हैं कि जनता के लिए उन्होंने किस प्रकार की नीतियों का निर्माण किया है। और जब वह दोबारा चुनाव में जाते हैं तो उन चुनाव के माध्यम से जो उनके द्वारा उस समय पर नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं उनको वो जनता के समक्ष रखते हैं और कहीं कहीं पर जो रिकॉल की व्यवस्था होती है उसके माध्यम से भी जनता जो है अपनी जो उसकी शक्ति है, अपने जो अधिकार है उसका प्रयोग वो करती है। और नहीं तो जो चुनाव है उनके माध्यम से उन नीतियों की स्वीकृति और अस्वीकृति की जानकारी भी हो जाती है। तो इस प्रकार से जो विधायिका की भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। अब यदि हम जो गैर सरकारी संरचनाएं हैं उनकी बात करें तो उसमें जो महत्वपूर्ण है वह है दबाव और हित समूह। समाज में किसी भी प्रकार की व्यवस्था है उसमें इस प्रकार के जो संरचनाएं हैं वो पाई जाती हैं। ये दबाव समूह, हित समूह वो हैं जो अपने कुछ उद्देश्यों को लेकर जिनका गठन किया जाता है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निरंतर एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। यद्यपि जरूरी नहीं है कि इन संगठनों का कोई फॉर्मल संगठन हो या फॉर्मल प्रक्रिया अपनाई जाती हो, लेकिन कुछ समाजों में ये संगठन इस प्रकार से कार्य करते हैं कि नीति निर्माण में भी यह अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो ये जो हित समूह है, ये दबाव समूह है, ये जो जनता की मांगे हैं, जनता की इच्छाएं हैं, उनको संग्रहित करके सरकार तक लेकर जाते हैं, सरकार के प्रतिनिधियों तक लेकर जाते हैं। अगर उस क्षेत्र विशेष में जहां पर की जनता का प्रतिनिधि है वह हर व्यक्ति से अपने क्षेत्र में या हर इकाई से वह सीधा संपर्क नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में जो ये समूह होते हैं ये जनता के और उनके प्रतिनिधियों के माध्यम एक कड़ी का काम करते हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में इनके द्वारा जो भी जनता के मत एकत्रित किए जाते हैं, उनकी जो मांगे हैं उनको संग्रहित किया जाता है, उन्हें वह व्यवस्थापिका तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार से जो इनकी भूमिका है ये महत्वपूर्ण होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं, परंतु जो दूसरे प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनमें भी इस प्रकार के दबाव एवं हित समूहों की उपस्थिति को देखा जा सकता है और उनकी जो सकारात्मक भूमिका है उसको भी स्वीकार किया जा सकता है। वर्तमान संदर्भों में जहां पर कि राज्य का आकार और क्षेत्र विस्तृत है, जहां पर कि आमने सामने की अगर हम प्रक्रिया कहें वो उतनी सरल नहीं हो पाती है जो राजनीतिक मशीनरी है और जनता है, तो उन संदर्भों में तो इनकी भूमिका और महत्वपूर्ण होती जा रही है। और जहां पर राज्य के कार्यों को सीमित करने की अवधारणा जो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में आरंभ हुई है वहां पर इनकी भूमिका को और भी मुखर रूप से स्वीकार किया जा रहा है कि किस प्रकार से राज्यों के कार्यों को सीमित करते हुए प्रशासनिक तंत्र को छोटा करके जो इस प्रकार के
संगठन हैं उन संगठनों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए, जिससे कि वह राजनीतिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके, सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी का कार्य कर सके। तो इन माध्यमों से इन संगठनों की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है और नीति निर्माण में ये जनता के जो मत है उसको सरकार तक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से जो लोकमत है, लोकमत की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लोकमत ऐसा मत है जिसमें सभी का कल्याण शामिल होता है, सभी का हित शामिल होता है। तो लोकमत को हम कभी भी बहुमत का उसका अर्थ नहीं लेते, बल्कि अल्पसंख्यकों के जो मत है वो भी महत्वपूर्ण होता है, उनकी इच्छाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, उनकी मांगे भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। ये इस प्रकार का मत है कि प्रबुद्ध वर्गों का मत है जिसमें कि समस्त जनता का कल्याण निहित होता है। और इस लोक मत की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न माध्यमों से स्पष्ट होती है या वो परिलक्षित होती है, और वो परिलक्षित होने के पश्चात सरकार तक पहुंचती है। लोकमत की अगर हम अभिव्यक्ति के साधनों की बात करें तो समाचार पत्र के माध्यम से है, पत्रिकाओं के माध्यम से है, जो इस तरीके के टीवी चैनल है उनके माध्यम से है, या विभिन्न प्रकार का जो मीडिया है उनके माध्यम से है, वो लोकमत के रूप में उभर कर सामने आती है। और ये लोकमत जो है उसे सरकार तक पहुंचाने का जो कार्य है उसके माध्यम से जब ये किया जाता है तो लोकमत के माध्यम से सरकार को जनता की अभिव्यक्ति की जानकारी हो जाती है। तो इस प्रकार सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में नीति निर्माण में ये लोकमत की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है और सभी के द्वारा उसको स्वीकार किया जाता है। राजनीतिक दलों की भूमिका की यदि हम बात करें तो राजनीतिक दल प्रत्येक व्यवस्था में महत्वपूर्ण होते हैं, और विशेषकर उन व्यवस्थाओं में जहां पर की खुली प्रतियोगिता होती है, बहुदलीय व्यवस्था होती है। यदि जो दल हैं उनके हम कहें मध्य में एक तरीके का हेल्दी कंपटीशन होता है, तो जो जनता के हित हैं वो और अधिक उभर कर सामने आते हैं। क्योंकि राजनीतिक दलों की जब भूमिका की बात नीति निर्माण में की जाती है तो सरकार का गठन जिस राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है तो उसकी तो प्रमुख भूमिका होती है। वह भूमिका राजनीतिक दल के साथ साथ सरकार के रूप में होती है, परंतु जो दूसरे दल होते हैं, जो विपक्षी दल हैं या और इस तरीके के दल हैं जिन्होंने चाहे तो अपने स्तर पर या संगठनों के माध्यम गठबंधन करके आ रहे हैं, उनके माध्यम से सभी राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि राजनीतिक दल जिनके द्वारा सरकार का गठन किया जाता है, जब उनमें परिवर्तन होता रहता है तो जो उनका अनुभव होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। आज अगर एक राजनीतिक दल के द्वारा सरकार का गठन किया गया है तो कल को वही राजनीतिक दल विपक्ष में बैठता है, और विपक्ष में बैठने पर उसकी जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जो सरकार बहुमत पर के आधार पर कार्य करती है, अगर वहां पर दूसरे राजनीतिक दल की भूमिका कमजोर पड़ जाती है, विपक्षी दल की भूमिका कमजोर पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके द्वारा जो भूमिका का निर्वाह किया जाता है वो भिन्न प्रकार का होता है। जब विपक्षी दल उसकी जो अगर वो मजबूत होता है, अनुभव वो उसके पास होता है, तो उसके द्वारा जो विधायिका में जो उस भूमिका का निर्वाह किया जाता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो राजनीतिक दलों की भूमिका है वो इन संदर्भों में और महत्वपूर्ण हो जाती है कि उनके द्वारा जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया जाता है वो और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैकाइवर जो इस संदर्भ में कहते हैं, राजनीतिक दलों के बारे में कहते हैं, वो कहते हैं कि यह वह माध्यम है जिसके द्वारा लोकमत लोक नीति में बदल जाता है। कि जो लोकमत आता है, लोकमत है वहां पर वह किसमें बदल जाता है, लोक नीति के माध्यम से बदल जाता है। क्योंकि राजनीतिक दल एक ऐसा माध्यम है जो कि लोकमत को संग्रहित करके सरकार में या विधायिका में लेकर आते हैं। तो इस प्रकार से जो इनकी भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। जनसंचार के माध्यम जो आजकल हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि किस प्रकार से उनमें वृद्धि हुई है और उनकी जो भूमिका है उनमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है।
अब अपने चारों तरफ जो जनसंचार के साधन हमारे पास उपलब्ध है, उनके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना बहुत सरल हो गया है। यद्यपि आरंभ में जब ये तकनीकी का आरंभ हुआ था, तो सरकार के द्वारा इस तरीके की पहल की गई थी कि लोगों को इस तरीके के प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए थे या अवसर उपलब्ध कराए गए थे, जिनके माध्यम से वह अपनी राय, अपनी मांगे उन सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते थे। परंतु वर्तमान में जो ई तकनीक जनसंचार के साधनों का निरंतर विकास हुआ है, उस विकास के माध्यम से या जो व्यवहार में उनका प्रयोग हो रहा है, उनके माध्यम से अब ये बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि किस प्रकार से ये जो जनसंचार के माध्यम है वो जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं। जो इस प्रकार के जो टीवी चैनल है या दूसरे माध्यम है, और तो सोशल मीडिया का जिस प्रकार से जनता तक पहुंच है, उसका प्रयोग करते हुए न केवल वे सरकारी कार्यों को समर्थन करते हैं, बल्कि सरकारी कार्यक्रमों का विरोध करने के लिए भी वो इस तरीके के मीडिया का प्रयोग करते हैं, जनसंचार के साधनों का प्रयोग करते हैं। अर्थात न केवल सरकारी साधनों का, बल्कि जो निजी क्षेत्र में जो इस प्रकार के जनसंचार के साधन हैं, उनका उपयोग करते हुए, उनकी भूमिका को सारगर्भित बनाते हुए अपने पक्ष और अपना जो उनका विपक्ष में तर्क है उसको सरकार तक पहुंचाते हैं। सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं, उन नीतियों के फेवर में उनके जो पक्ष हैं, और अगर वो उसके नकारात्मक पक्ष का रखना चाहते हैं तो उसको भी वो इन माध्यमों से सरकार तक पहुंचाते हैं। तो सरकार अब इस प्रकार से जागरूक रहती है कि उसके द्वारा जो भूमिका का निर्वाह किया जा रहा है वो किस प्रकार की है, और उसके लिए वो हमेशा सचेत रहती है। इसी प्रकार से जो समय समय पर समाज में आंदोलन चलाए जाते हैं, उन आंदोलनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। ये आंदोलन वो महिलाओं के उत्थान से संबंधित हो या किसानों के, मजदूरों के, समाज के और वर्गों के जिनका भी वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी भूमिका उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि समाज के जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन जनता की जो इच्छाएं हैं, अभिव्यक्ति है, उसको अभिव्यक्त करने का माध्यम है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि समय समय पर इस तरीके के मुद्दों को उठाकर, जहां पर कि सरकार उन पर निर्णय नहीं लेती है, उन पर नीतियां नहीं बनाती है, वो उनको उभारते हैं। क्योंकि जो नीति, सार्वजनिक नीति की अवधारणा है, उस नीति की अवधारणा में जहां पर सरकार के द्वारा नीति निर्माण के लिए जो डिसीजन लिया जाता है वो नीति है, अगर नहीं लिया जाता है तो वो भी एक नीति की विशेषता ही है। तो इस प्रकार से जो हम ये भूमिका देखते हैं, ये इन संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस प्रकार से उनके द्वारा अपनी भूमिका का निर्वाह किया जाता है। तो ये जो सामाजिक आंदोलन है, जो विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए, उन मुद्दों को या सरकार के ध्यान आकर्षित करने के लिए, लोगों की मांगों को इनके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का जाने का जो कार्यक्रम होता है वो महत्वपूर्ण होता है। इसमें न केवल सामाजिक आंदोलन, बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन होते हैं, उनमें भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान संदर्भों में जब ये परिवर्तन का दौर चल रहा है, भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप सारी व्यवस्थाएं बहुत समीप आ गई हैं, जो सीमाओं के बंधन है वो ढीले हो गए हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में जो इन संगठनों की भूमिका है वो भी महत्वपूर्ण हो गई है। वो चाहे हम यूएनओ के रूप में देखें, या उसके साथ साथ उसके जो और संगठन है, यूनेस्को है, डब्ल्यूएचओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, या जो क्षेत्रीय स्तर के संगठन है, या जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका प्रभाव भी नीति निर्माण में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और इनके जो भूमिका है, जैसा कि मैंने कहा कि अब जो परिवर्तन का दौर है, भूमंडलीकरण का दौर है, सब व्यवस्थाएं आपस में एक दूसरे के समीप है, जनसंचार के माध्यम से सूचनाओं का प्रभाव राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर है, तो इसके द्वारा जो नीति निर्माण में भूमिका है वह और बढ़ जाती है। और अगर वर्तमान संदर्भों की हम बात करें, तो जिस वैश्विक महामारी से आज समस्त विश्व गुजर रहा है, तो उन संदर्भों में जो समय समय पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, उनको
प्रत्येक देश अपने यहाँ की नीति निर्माण में उनको समाविष्ट कर रहा है, जिससे कि इस महामारी की जो इसका प्रभाव है उसको कम किया जा सके। तो इस प्रकार से जहां तक यह प्रभाव पूर्व में आर्थिक संगठनों का महत्वपूर्ण होता था नीति निर्माण में, अब जो ये स्वास्थ्य संगठन है उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो रही है। और WHO जैसे जो संगठन है वो वर्तमान में इस प्रकार के संगठन के रूप में है कि उनके द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं वो अधिकतर देशों की नीति निर्माण की में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। आज के संदर्भों में जो नीतियां बनाई जा रही हैं उन संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। तो इस प्रकार से जो परिवर्तित दृष्टिकोण है या परिवर्तित अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, उसमें जो भूमिकाएं हैं वो परिवर्तित हो रही हैं और नीति निर्माण एक इस प्रकार की प्रक्रिया के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। तो इन सब का अगर हम निष्कर्ष रूप में देखें तो नीति निर्माण एक ऐसा सामूहिक कार्य है जिसमें सरकारी संगठनों की, सरकारी अंगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु जो गैर सरकारी संरचनाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनका भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये गैर सरकारी संरचनाएं चाहे वो दबाव और हित समूह के रूप में हो, राजनीतिक दलों के रूप में, लोकमत के रूप में, सामाजिक आंदोलनों के रूप में, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के रूप में, जो इनकी भूमिका है ये सबकी भूमिका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नीति निर्माण में उसको स्वीकार किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जब इस प्रकार से नीतियों का निर्माण होता है जहां पर समाज के सभी वर्गों की सहभागिता किसी न किसी प्रकार से होती है, तो वह निश्चय जो नीतियां हैं उनमें समावेशी की विशेषताएं परिलक्षित होती हैं और वो जो नीतियां बनकर सामने आती हैं सभी का मत लेकर, सभी का पक्ष लेकर, सभी को दृष्टिगत रखते हुए जब नीतियां बनकर आती हैं तो उनकी समाज में स्वीकार्यता अधिक होती है और उनका जो परिणाम होता है वो भी बेहतर होता है, या जिन अपेक्षाओं को लेकर नीतियों का निर्माण किया जाता है उनको पूरा करने में भी वो अधिक सारगर्भित होती हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।